नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वर्मा आप सभी का केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी की एक ब्रांच जिसको हम एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोलगी बोलते हैं। हमने ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी क्या होती है और इसके प्रकार और ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है, यानी भूगोल कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हमने जाना था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि खगोलकी में जो सबसे पहला टॉपिक होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। तो आज से हम खगोलकी स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम जीरो से लेकर यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर हम पूरे पृथ्वी की संरचना, पूरे तमाम प्रकार के ग्रह, उपग्रह, पूरा सौरमंडल, ठीक, आकाश गंगाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि जो हमारा ये पूरा ब्रह्मांड है ये बहुत ही विशाल है, इतना विशालकाय कि जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर घनघोर अंधेरा है तो कहीं पर अपार रोशनी है। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर हजारों डिग्री सेल्सियस वाले ग्रह, उपग्रह या तारे हैं, या फिर कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड पड़ने वाले ऐसे ग्रह बहुत सारे पड़े हैं। और इस ब्रह्मांड में कहीं पर जीवन का अस्तित्व है तो कहीं पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं और इस पूरी ब्रह्मांड की संरचना को समझते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है, ब्रह्मांड क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु है या फिर कण है, उससे लेकर के विशालकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ही क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड बोला जाता है। अब हम ये जानते हैं, इसी ब्रह्मांड हमको पता चल गया कि जो इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो छोटी से छोटी वस्तु है, जो छोटा से छोटा कण है, सबसे छोटे कण से लेकर सबसे बड़ी जो आकाश गंगाएं हैं, उनके सम्मिलित रूप को ही क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड बोला जाता है। ब्रह्मांड आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होता है दृश्य ब्रह्मांड, एक होता है अदृश्य ब्रह्मांड। अब दृश्य ब्रह्मांड क्या होता है और अदृश्य ब्रह्मांड क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे अभी तक हमें ज्ञात तथ्यों के अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है वो 93 बिलियन लाइट ईयर तक फैल चुका है। ये जो ब्रह्मांड के फैलने की प्रक्रिया है कि 1920 में एक खगोलज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था एडविन हब्बल। उन्होंने टेलीस्कोप से देखा इस ब्रह्मांड में, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ब्रह्मांड है इसका विस्तार विस्फोट के अरबों साल बाद भी अभी भी हो रहा है। एडविन हब्बल ने ये ऑब्जर्व किया अपने टेलीस्कोप से देखने के बाद। 1920 में इन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है ये अभी भी लगातार ही हो रहा है। ठीक, तो समझते हैं हम कि दृश्य ब्रह्मांड क्या होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो दृश्य ब्रह्मांड होता है, यानी जो पूरा ब्रह्मांड है ये 93 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है, कि जैसे जो प्रकाश पूरे एक वर्ष में जो दूरी तय करता है उसी को बोला जाता है एक प्रकाश वर्ष। जैसे प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश होता है ये प्रकाश लगभग एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी को कवर करता है, यानी तय करता है। यानी कि जो प्रकाश होता है इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी जो चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब
अब ये जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो साल में कितने सेकंड होते हैं? अब इसी के हिसाब से हम उस लाइट ईयर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर में है, तो हम बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9460 बिलियन किलोमीटर। कितना किलोमीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9460 बिलियन किलोमीटर होता है। अब एक प्रकाश वर्ष 9460 बिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, तो जो हमारा ब्रह्मांड है ये 93 बिलियन लाइट ईयर में फैल चुका है। 93 बिलियन लाइट ईयर में फैल चुका है अभी तक प्राप्त तथ्यों के अनुसार। ठीक है, तो ये जो 93 बिलियन लाइट ईयर है, अब इसमें से हमको कितने के बारे में पता है, यानी वैज्ञानिकों को अभी तक कितने ब्रह्मांड के बारे में पता है? तो वैज्ञानिकों को अभी तक 46 बिलियन लाइट ईयर तक ही पता है। कितने लाइट ईयर तक? 46 बिलियन लाइट ईयर है, 46 बिलियन प्रकाश वर्ष में जो ब्रह्मांड फैला है उसी के बारे में पता है। उसके आगे क्या है ये अभी तक हमको नहीं पता चला है। तो जितने ब्रह्मांड के बारे में हमको पता है उसी को बोला जाता है दृश्य ब्रह्मांड। और उसके बाद जो ब्रह्मांड बसता है, 46 बिलियन प्रकाश वर्ष के बाद जो ब्रह्मांड बसता है उसको बोला जाता है अदृश्य ब्रह्मांड। समझ में आया? ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए, ये रहा ब्रह्मांड कि ब्रह्मांड क्या होता है और ब्रह्मांड कितने प्रकार का होता है। तो ब्रह्मांड आपका इस संसार के जो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम अणु हैं उनसे लेकर महाकाय विशालकाय आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। और ब्रह्मांड 2 प्रकार का होता है, एक होता है दृश्य ब्रह्मांड, एक होता है अदृश्य ब्रह्मांड। अब दृश्य ब्रह्मांड क्या होता है कि जितने जो टोटल प्रकाश जो आपका ब्रह्मांड 93 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, इसमें से हमको 46 बिलियन प्रकाश वर्ष के बारे में पता है, यही होता है दृश्य ब्रह्मांड। और उसके बाद जो बचता है जिसके बारे में हमको नहीं पता है उसी को बोलते हैं अदृश्य ब्रह्मांड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या मत हैं वैज्ञानिकों के, क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, क्या क्या मत हैं, तो समझते हैं इसके बारे में। जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने कई सारे मत दिए हैं, कई सारे सिद्धांत को दिए हैं, कई सारे थ्योरीज को उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पर हम उन थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज यानी कुछ सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत क्या है? यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, सिद्धांत तो बहुत सारे हैं लेकिन हमको पढ़ने कितने हैं, हमको जानना कितना है, यहाँ पर 4 प्रकार में हम जानेंगे 4 प्रकार के सिद्धांतों को, जो 4 सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत आता है आपका महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको हम द बिग बैंग थियरी भी बोलते हैं। और इसको जो है एबे जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया था, द बिग बैंग थियरी को। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, जिसको इन्फ्लेशनरी थियरी भी बोला जाता है। और इसका प्रतिपादन यानी इसको बताया था एलन गुथ ने। ठीक, फिर अगला सिद्धांत है वह सतत सृष्टि सिद्धांत, जिसको स्टेडी स्टेट थियरी भी बोला जाता है। और इसको बताने वाले कौन थे? ये थे थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी। ठीक है, तो अगला जो सिद्धांत है वो क्या है? दोलन सिद्धांत, जिसे पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी बोला जाता है। इसका प्रतिपादन करने वाले हैं डॉक्टर एलन संडेजा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत।
पहला महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको द बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है, इसके प्रतिपादक थे जॉर्ज लेमेंतेयर, जो कि एक बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी थे। दूसरा सिद्धांत है स्फीति का सिद्धांत, जिसको इन्फ्लेशनरी थ्योरी बोला जाता है। इसको बताया था एलन गुथ ने। किसने बताया था? एलन गुथ ने। फिर आपका जो तीसरा है वो है सतत सृष्टि का सिद्धांत, जिसको स्टेडी स्टेट थ्योरी बोला जाता है। इसको बताया था थॉमस गोल्डलेवन हरमन बॉडी ने। फिर आपका दोलन सिद्धांत आता है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जिसको बताया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। ठीक है, तो ये चीजें हमारी रही। अब हम सबसे पहले जो इन चारों सिद्धांतों में से जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है वो है आपका महाविस्फोट का सिद्धांत, जो सबसे ज्यादा माना जाता है। और ये प्राप्त तथ्यों के आधार पर ये सभी चीजें एकदम सत्य भी हैं, सही हैं। ठीक है, अब एक चीज हमको यहाँ ध्यान देना है कि ये सिद्धांत हैं। क्या है सिद्धांत? सिद्धांत का मतलब किसी के विचार हैं कि उन्होंने ऐसा विचार दिया था और ये विचार जो है प्राप्त तथ्यों के आधार पर ये एकदम सही साबित होता है। तो उनमें से सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने, महाविस्फोट का सिद्धांत, ये सबसे मान्य सिद्धांत थे। तो हम इस वीडियो में हम सबसे पहले महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे और जानते हैं कि महाविस्फोट का सिद्धांत, जो महाविस्फोट का सिद्धांत है, इसके आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है हम जानेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब समझते हैं हम द बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि द बिग बैंग थ्योरी क्या है और इसको किसने बताया था। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि द बिग बैंग थ्योरी जो है उसको बेल्जियम के एक खगोलज्ञ जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंतेयर, इन्होंने 1927 में बताया था। मतलब इसको कब इन्होंने बताया था? 1927 में, सन 1927 में जॉर्ज लेमेंतेयर ने इस चीज को बताया था, द बिग बैंग थ्योरी को। जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर ने इसको बताया था। और उसके बाद जो है इस थ्योरी को जो है इन्होंने बताया था 1927 में, लेकिन 1967 ईस्वी में, सन 1967 में एक वैज्ञानिक, दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट वेगनर। क्या नाम है? रॉबर्ट वेगनर। इन्होंने क्या किया था कि इस जो महाविस्फोट का सिद्धांत है इसकी संपूर्ण व्याख्या को बताया था, यानी संपूर्ण व्याख्या को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? रॉबर्ट वेगनर। ठीक है, बताया था 1927 में जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग थ्योरी को, लेकिन इसको प्रूव करने वाले यानी कि इसकी व्याख्या को प्रस्तुत करने वाले सन 1967 में कौन थे? रॉबर्ट वेगनर। इन्होंने पूरी व्याख्या को प्रस्तुत किया कि द बिग बैंग थ्योरी जो है वो किस तरीके से है और क्या चीज़ें इसमें वास्तविक चीज़ें हैं। ठीक है, तो समझते हैं। अब स्टार्ट करते हैं द बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो द बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, आज से करीब 13.7 अरब साल पहले, कितने साल पहले? 13.7 अरब साल पहले, इतने साल पहले यानी वर्ष पहले। ठीक, 13.7 अरब साल पहले इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। सभी चीजें एक छोटे से बिंदु में समाहित थी। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आज दिखती हैं, इस पूरे ब्रह्मांड की सभी चीजें एक छोटे से बिंदु में समाहित हुआ करती थी। और इस बिंदु में जितनी भी चीजें समाहित थी, एक छोटा सा बिंदु है, ये बिंदु जो है ये एकदम परमाणु के आकार का है और इस बिंदु में इस पूरे ब्रह्मांड की सभी चीजें समाहित हुआ करती थी। आज से कितने साल पहले? 13.7 अरब साल पहले। यहां पर हो जाएगा अरब साल पहले। 13.7 अरब साल पहले एक छोटा सा पॉइंट था जिसका आकार था परमाणु की जैसा, एकदम बहुत ही छोटा आकार, एकदम सूक्ष्म था।
एकदम छोटे से आकार का। इसका आयतन तो बहुत ही कम था इस पॉइंट का, इस बिंदु का, लेकिन जो इसका घनत्व था और इसका तापमान वो अनंत था, असीम था, अपार था। तो ये जो पॉइंट है ये सूक्ष्म आयतन वाला था, तो यहाँ कर सकते हैं सूक्ष्म आयतन, लेकिन जो ताप और घनत्व दोनों क्या था, ये अनंत था, अनंत, मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कि ये कितना था, एकदम अनंत था, जिसको हम बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, फिर जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट का आयतन बिल्कुल एकदम सूक्ष्म था, एकदम छोटा सा, एकदम बिल्कुल एक कण के समान था, परमाणु के समान था। फिर इसका जो ताप और घनत्व था ये एकदम अनंत था, बिल्कुल एकदम असीम, अपार एकदम। तो जो है इस पॉइंट में सभी चीज़ें समाहित थीं, आज जो चीज़ें ब्रह्मांड में फैली हैं। अब इस बिंदु को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। क्योंकि पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो संसार की सभी चीज़ें, जो पूरे ब्रह्मांड की सभी चीज़ें हैं, ये एक छोटे से बिंदु में समाहित थी। इसके पहले ना तो समय का अस्तित्व था, ना ही स्थान का कोई अस्तित्व था, ना ही किसी वस्तु का कोई अस्तित्व था। यानी कि इस बिंदु, ये बिंदु जो है, इस ब्रह्मांड को बनने से पहले जो ब्रह्मांड आज बना हुआ है, इसको ये जब इसकी शुरुआत जब हुई थी, तो ये एक छोटे से बिंदु से हुई थी, एक छोटे से बिंदु जिसका आकार एकदम परमाणु के आकार का था। और इस बिंदु को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, इसको बोलते हैं विलक्षणता बिंदु या फिर एकाकी परमाणु। ठीक है, तो सभी चीजें इस बिंदु में समाहित थी पूरे ब्रह्मांड की, और इसका ताप और घनत्व तो एकदम अनंत था, एकदम भौकाल, बिल्कुल एकदम अनंत था, जिसकी कल्पना कोई नहीं की जा सकती। इसका जो आयतन था वो बहुत ही छोटा सा, एकदम नगण्य सा था, एकदम परमाणु के आकार का ना। तो क्या हुआ, इस बिंदु में जब यह बिंदु हुआ करता था तो उस टाइम भौतिक विज्ञान के कोई भी नियम काम नहीं करते थे, क्योंकि ना तो उस समय का अस्तित्व था, ना ही वस्तु का अस्तित्व था, और ना ही किसी स्थान का अस्तित्व था। इसीलिए जो फिजिक्स के जो सभी नियम हैं, जो लॉज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी इस बिंदु के टाइम में वो सब फेल कर जाते थे, एकदम पूरी तरीके से फेल हो जाते थे। ठीक है, ये घटना हम कब की बता रहे हैं, आज से करीब 13.7 अरब साल पहले, यानी 13.7 बिलियन साल पहले की। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, इसमें इतना ज़्यादा घनत्व था कि बहुत ही ज़्यादा घनत्व के कारण क्या हुआ, संकेंद्रण इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। संकेंद्रण अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस बिंदु में एक अचानक से भयानक सा विस्फोट होता है, और इस विस्फोट के चलते ही जो चीज़ें इस बिंदु से निकलती हैं, क्योंकि इसका घनत्व था तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती और निकली भी। ठीक है, तो इसी अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस बिंदु में एक भयानक विस्फोट हुआ, और उसी विस्फोट को बोला जाता है महाविस्फोट। क्या बोला जाता है, महाविस्फोट। ठीक है, अब जैसे ही इसका विस्फोट होता है, जैसे ही इस बिंदु का विस्फोट होता है, तो इसमें जो चीज़ें निहित हैं, क्योंकि इसका घनत्व जो है वो अनंत है, तो इसमें अनंत चीज़ें भी, मतलब जो इससे मटेरियल्स निकलेंगे वो भी क्या होंगे, वो अनंत होंगे। और ये जो बिंदु बना हुआ था जिस चीज़ से मिलकर, उसे बोला जाता है क्वार्क। क्या बोला जाता है, क्वार्क बोला जाता है। यानी कि जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे पहले का जो पहले की जो चीज़ थी, उसको बोला जाता है क्वार्क। क्या बोला जाता है, क्वार्क। ठीक है, और क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से जो अप और डाउन होता है वो सभी सामान्य पदार्थों में पाए जाते हैं, बाकी के जो 4 होते हैं वो सामान्य पदार्थों में नहीं पाए जाते हैं। तो
इस पॉइंट का जैसे ही विस्फोट होता है, इस पॉइंट का जैसे ही विस्फोट होता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकलने लगती हैं, और जैसे ही इसका विस्फोट होता है तो इससे जो चीज़ें निकलती हैं वो धीरे धीरे फैलने लगती हैं। क्या होती हैं? धीरे धीरे फैलने लगती हैं। तो इस तरीके से जब इसका विस्फोट हुआ तो धीरे धीरे चीज़ें, इसमें जो निहित चीज़ें थी अनंत घनत्व के कारण ये धीरे धीरे सभी चीज़ें फैलने लगी। अब जैसे ही ये फैलने लगी, जैसे ही फैलने लगी और इससे जो चीज़ें निकली वो अत्यधिक तापमान की वजह से सभी चीज़ें किस में थी? एक प्लाज्मा अवस्था में थी, प्लाज्मा की अवस्था में थी। विस्फोट के तुरंत बाद ये जो छोटा सा बिंदु है ये विस्फोट के बहुत ही कम समय यानी सेकंड के करोड़वें हिस्से में ये वॉलीबॉल के आकार का हो गया। ये बढ़कर जैसे इसका विस्तार हुआ, विस्फोट हुआ तो विस्तार भी होगा, जब विस्तार हुआ तो ये सेकंड के करोड़ों हिस्से में ये क्या हुआ? ये बढ़कर थोड़ा सा बड़ा हो गया और किसके आकार का हो गया? वॉलीबॉल के आकार का। और देखते ही देखते इसका आकार जो है एक आग के गोले के समान हो गया। ये इसका आकार बढ़ने लगा, विस्फोट हुआ, आकार बढ़ा तो सेकंड के करोड़ों हिस्से में ये वॉलीबॉल के आकार का हुआ। परमाणु के आकार का जो बिंदु है जिसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोलते हैं, ये विस्फोट के बाद थोड़ा सा बढ़ के वॉलीबॉल के आकार का हुआ। फिर उसके बाद जो है ये पॉइंट बढ़कर एक बड़ा सा आग का गोले का रूप ले लिया। जब आग के गोले का रूप लेता है तो इसको बोलता है फायर बॉल। क्या बोलता है? फायर बॉल, यानी फायर बॉल बन गया। बहुत ही कम समय, विस्फोट के सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही ये घटना हो गई कि ये छोटा सा पॉइंट वॉलीबॉल के आकार का हुआ, फिर वॉलीबॉल के आकार से बदलकर फिर ये फायर बॉल यानी आग का गोला बन गया। और इससे जो चीज़ें फैल रही थी ये सभी चीज़ें जो है ये प्लाज्मा की अवस्था में थी। अब जो पदार्थ होते हैं उनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, आपने पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस, और प्लाज्मा भी पढ़ा होगा। लेकिन प्लाज्मा क्या होता है? ठोस के बारे में तो जानते हैं, द्रव के बारे में भी जानते हैं, प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा होता है ये किस प्रकार की अवस्था होती है? तो आपको थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं कि जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल ऑड है लेकिन समझिएगा इसके एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमको सर्दी वगैरह होती है तो खांसी भी आती है, और खांसी जब आती है तो कुछ हमारे गले में फंसा फंसा हमको लगता है, फंसा सा लगता है। और जो ये फंसा सा लगता है जब हमको खांसी आती है तो ये बलगम के टाइप में बाहर आता है हमारे मुंह से। और जो बलगम की जो अवस्था होती है वो उसी को बोलते हैं प्लाज्मा की अवस्था। जो बलगम होता है उसको तो ना तो ठोस होता है, ना ही द्रव होता है, ना ही वो गैस होता है। उसको जब उठाते हैं तो वो ऐसे फैल जाता है, पूरी तरीके से फैल जाता है। बलगम मतलब हंसना मत, कि वो बिल्कुल एकदम ऐसे होता है कि वो उसको उठाते ही वो एकदम फैल जाता है। और उसी बलगम की जो अवस्था होती है वही प्लाज्मा अवस्था होती है। तो जब विस्फोट हुआ इस छोटे से पॉइंट का, तो जो इससे चीज़ें निकली वो सभी प्लाज्मा की अवस्था में थी, ठीक है। और उन्हीं प्लाज्मा की अवस्था से वो धीरे धीरे जब उनका तापमान गिरा तो वो धीरे धीरे उनकी अवस्था चेंज होने लगी, उन पदार्थों की जो इससे विस्फोट के दौरान जो निकले थे। प्लाज्मा की अवस्था से धीरे धीरे वो चेंज होने लगे। फिर जैसे ही ब्रह्मांड की उम्र यानी ब्रह्मांड की उम्र कितनी हुई विस्फोट के बाद, जैसे ही 1 सेकंड होती है तो वैसे ही कुछ चीज़ों का जन्म होता है जिनको हम बोलते हैं मूल कण और प्रतिकण, फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स फिर यही परमाणु आगे चल के परमाणु का आकार लेते हैं। फिर यही परमाणु हाइड्रोजन बनते हैं और हाइड्रोजन के नाभिक जो होते हैं यही मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। और हीलियम और हाइड्रोजन दोनों मिलकर ये निहारिकाएं बनाते हैं और निहारिका आकाशगंगा का रूप लेती है, ठीक है। तो फिर वहाँ से तारों का निर्माण शुरू होता है। तो अब हम जो मूल कण हैं और प्रतिकण हैं, यहाँ से हमने अभी देखा कि जो विस्फोट के बाद जो सारी चीज़ें हैं वो प्लाज्मा की अवस्था में हैं। अब मूल कण, प्रतिकण और आगे के पूरे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यानी चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो वीडियो नंबर 2 आएगा यानी पार्ट 2 आएगा, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। ऐसे एकदम हेल्दी नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबा के शेयर करिए, दबा के लाइक करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पार्ट 2 के साथ।
तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।